हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 20 मई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहले न्यूज़ है आपका ई पासपोर्ट्स। अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, क्योंकि इंडिया उन कंट्रीज़ में से हो गया है जो अब बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट्स को इशू करेगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा 120 कंट्रीज़ में हो गया, मतलब दुनिया भर में 120 कंट्री हैं जो कि ई पासपोर्ट्स को इशू करती हैं, ई मतलब बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट को। ठीक है, अब ई पासपोर्ट क्या है दोस्तों, ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जो रेगुलर पासपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं ना। अब जैसे कि कहीं जाने के लिए हम किसी एक देश से दूसरे देश में जाने, अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए हम लोग को क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट की। और वहाँ पे हम लोग किस चीज़ से इजाज़त लेते हैं, तो हम लोग बनाते हैं वीज़ा। वीज़ा ही एक तरह से परमिशन होता है जो कंट्री देता है आपको आने के लिए, है ना। और वीज़ा बनवाने के लिए पासपोर्ट जरूरी होता है। ठीक है, अब ई पासपोर्ट क्या हुआ, यही दोस्तों जो रेगुलर पासपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है डिजिटल फॉर्म में, मतलब विथ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसमें क्या खास है, इसमें एक है RFID चिप, इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। ठीक है, ये बैक साइड में होगा उसके। ठीक है, ये क्या करेगा, ये दोस्तों आपके पर्सनल डाटा जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये हो गया। बायोमेट्रिक डाटा जैसे आपका फेस हो गया या फिर आपके फिंगरप्रिंट्स हो गया, ये हो गया, है ना। और उसके बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है, इसका यूज़ करेगा, है ना। इससे क्या है कि आपको कहीं भी दिक्कत होगी ना, आपको सीधा स्कैन कर लिया जाएगा और आप बस आगे बढ़ो, है ना। और मेन बात है कि इसमें क्या है कि आपका डाटा काफ़ी सेफ रहेगा। ओके, चलिए फिर सेकंड न्यूज़ आ जाता है। सेकंड न्यूज़ क्या है दोस्तों, सेकंड न्यूज़ है आपका संसद रत्न अवार्ड्स। संसद रत्न अवार्ड है क्या, ये दोस्तों एक तरह से पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज़ हैं उनको मतलब प्रमोट करने के लिए, उनके काम को सराहने के लिए कि वो और बाकी जो एमपी हैं उनको देख के और अच्छा काम करें, और एक ट्रांसपेरेंसी मतलब पार्लियामेंट में हो सके, मतलब अच्छे क्वेश्चन अराइज हों, है ना, अच्छे सॉल्यूशंस दें, है ना, अच्छे मतलब बिल को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, अच्छी अटेंडेंस रखें, इन सब चीज़ में जो मतलब प्रमोशन के लिए मतलब इस अवार्ड को लाया गया था। ठीक है, ये एक तरह से विजन था हमारे जो अभी नहीं रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, है ना। उनका एक विजन था जिसके तहत इसको लाया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बार न्यूज़ में क्या है, 17 एमपीओ को इस बार दिया जा रहा है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स को। ठीक है, अब संसद रत्न अवार्ड के बारे में बेसिक आप जान लीजिए, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट अवार्ड, इसको जान रखिएगा दोस्तों। दिया एमपीज़ को जरूर जा रहा है पर ये गवर्नमेंट अवार्ड नहीं है। ठीक है, किसके इंस्पायर्ड बाय द जो मैंने आपको बताया, इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, कब इंस्टीट्यूट हुआ था, है ना, कब इशू कर देना स्टार्ट हुआ था, ये 2010 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। किस लिए, तो रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, जो मैंने आपको बताया कि जिनका मतलब साल भर में जिसका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। परफॉर्मेंस काफ़ी भी चाहिए होती है इसमें, बेसिक एक ज्यूरी कमेटी बैठती है, ज्यूरी कमेटी में मतलब जजेस होते हैं, है ना, रिटायर्ड वाले। चलिए आगे बताते हैं आपको, है ना। उसके बाद किस लिए दिया जाता है, तो टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इन पार्लियामेंट बाय रिकॉग्नाइजिंग टॉप परफॉर्मिंग एमपीज़। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, मतलब अगर जैसे इस चीज़ को जब सराहा जाएगा तो जो अदर एमपीज़ हैं वो भी मतलब अपनी अटेंडेंस को बढ़िया रखेंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि ये भी क्राइटेरिया है मतलब इस अवार्ड के लिए। अच्छे क्वेश्चन राइज करेंगे, बिल को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, है ना। और क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखेंगे, अकाउंटेबिलिटी रहेगी उनकी, है ना। और परफॉर्मेंस को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को भी मिल सकता है। ठीक है, अब ये अगर गवर्नमेंट अवार्ड नहीं है तो कौन देता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा। ये एक नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसके विजन में है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विजन के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा सेलेक्ट किया था, एक ज्यूरी कमेटी होती है दोस्तों, ध्यान लीजिए। अब ज्यूरी कमेटी में कौन कौन होते हैं, जैसे रिटायर्ड जज हो गए, या फिर मतलब फॉर्मर जो पार्लियामेंटेरियन रहते हैं ना, वो उनके हो गया, वो हो गए। और कुछ मतलब दिमाग जिनका अच्छा होता है, अच्छी बातें मतलब जिनका अच्छा सराहनीय काम रहा हो हम समाज में, वो होते हैं रिटायर्ड जजेस। ये सब काफ़ी अच्छे लोग, और पार्शलिटी नहीं रहती इसमें, मतलब किसी और को पार्शल कर दिया, काफ़ी मतलब बढ़िया सिस्टम रहता है इसमें। ठीक है, इसके द्वारा सेलेक्ट किया जाए, और सेलेक्ट करने का बेसिस वही है दोस्तों, कौन मतलब पार्लियामेंट में अपनी अटेंडेंस कैसी रख रहा है, वो बिल को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, और मतलब उस ट्रांसपेरेंसी कितनी मेंटेन कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चन अराइज कर रहा है, पब्लिक के सपोर्ट में कैसा काम कर रहा है ना, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो उसके तहत इसको अवार्ड मिल जाता है ना। तो इस बार क्या अवार्ड कितने को मिला, 17 को। ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कितने को मिला है, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए 17 को मिला है, और बाकी होता क्या, यही मेन। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका न्यूज़ आ जाता है सरोज घोष। अभी नहीं रहे हैं इस दुनिया में। ये कौन थे, ये थे फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट, इन्होंने स्टार्ट कराया था। ठीक है, ताकि मतलब जगह जगह मतलब जितने भी साइंस के म्यूजियम हो, आज इन्हीं की वजह से मतलब जगह जगह डिस्ट्रिक्ट हो चाहे स्टेट वाइज जितने भी साइंस म्यूजियम अगर कहीं खुल रहे हैं या खुले हुए हैं, सब इन्हीं की देन है, इन्हीं की वजह से। जब मतलब आप समझ लीजिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उसके अगले साल से ही ये उसके डायरेक्टर जनरल बन गए थे 1979 से 1997 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा आप जान लीजिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम होता क्या है। देखिए दोस्तों, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1978 में, है ना। और ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है। ठीक है, किसके अंडर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। अब वही दोस्तों, आप जैसे कि नाम से ही जाहिर है, पर तब भी एक बार देख लीजिए, साइंटिफिक अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए और साइंटिफिक टेम्पर को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, टू डेवलप साइंस म्यूजियम एंड सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। ये डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, स्टेट वाइज भी हो सकते हैं, नेशनल भी हो सकते हैं, सब। ठीक है,
उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, न्यूज़ में 17 किल्ड इन फायर इन बिल्डिंग इन हैदराबाद। फायर, अब ये क्या मैं बोलूँ, बहुत दुखद घटना हुई है। मतलब हैदराबाद में एक जगह आग लगने से मतलब 17 लोग मर गए। काफ़ी मतलब एक ही फैमिली के काफ़ी लोग मर गए थे इसमें, है ना। अब हम लोग को बस ये जानना है कि क्या इसको मतलब फायर से रिलेटेड हमारा देश कुछ काम करता है कि नहीं करता है, कुछ छोटे रूल्स हैं कि रेगुलेशन है कि नहीं है। तो काफ़ी है दोस्तों, मतलब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी देता है, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 जो कि मतलब अपग्रेड हो गया है वो भी देता है, काफ़ी देता है। पर मेन आप ध्यान रखिए बिल्डिंग के बारे में, जो कंस्ट्रक्शन होता है तो इसके लिए एक कोड है दोस्तों, नेशनल बिल्डिंग कोड। ये लीगली मतलब इसको करना कंपलसरी नहीं है, बस एक आपको बता दिया कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए है नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2016, ठीक है। ये लाया तो 1970 में था, पर 2016 में कुछ हादसों की वजह से या कुछ घटनाओं की वजह से इसको फिर से अपग्रेड कर दिया गया 2016, ठीक है। किसके द्वारा प्रिपेयर किया था? ये BIS, तो आप जान रहे होंगे स्टैंडर्ड को मतलब जस्टिफाई करता है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन NBC कब इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों? ये 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था और रिवाइज किया गया था 2016 में। इट इज अ मॉडल कोड नॉट अ लॉ, मतलब कंपलसरी नहीं है। प्रोवाइड्स डिटेल्ड नॉर्म्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड फायर सेफ्टी। अब बस फायर से रिलेटेड आप ये जानिएगा कि फायर सर्विसेज जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आती हैं, राज्य सूची में 12 शेड्यूल के अंडर। तो इसीलिए स्टेट की मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी है या फिर इनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट या म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मतलब इस चीज़ का इंतजाम करें, लोग फंसे नहीं, लोग मतलब ख़त्म ना हो इन सब चीज़ों में, हादसों में जो कि फायर से रिलेटेड हो ना। तो इन सब का एक बढ़िया सा अरेंजमेंट करके रखें, इसीलिए मतलब ये इसको डाला गया है, फायर सर्विसेज को डाला गया है कि मतलब है इसमें स्टेट लिस्ट, तो राज्य सूची में है, ठीक है, फायर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका 2025 दोहा डायमंड लीग। ये अभी न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारे जो मतलब काफ़ी मतलब फेमस ज्वेलियन थ्रोअर जो ज्वेलिन फेंकते हैं ना, उन्होंने अपना एक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? दोहा डायमंड लीग, ये ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन है। इसमें नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर जीता है। क्या जीता है? सिल्वर ज्वेलिन। इनको अपना रिकॉर्ड तो तोड़ा पर जीता इन्होंने मतलब सिल्वर है ज्वेलिन में, ठीक है। न्यू नेशनल रिकॉर्ड क्या बना दिया इन्होंने इस बार? 90.23, ठीक। पद्मश्री इनको 2022 में मिला है और 2021 में ही इनको खेल रत्न भी मिला था, ठीक है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 2021 में गोल्ड जीता, एशियन गेम्स में 2018 और 2023 में भी गोल्ड जीता और पेरिस ओलंपिक में 2024 में सिल्वर जीता था, ठीक है दोस्तों। ये इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 6th करंट अफेयर। 6th करंट अफेयर है आपका दोस्तों कर्रे गुट्टा हिल्स। ये क्या है दोस्तों? ये जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है ना उसके बॉर्डर पे है ये हिल। ये अभी इसको मतलब एक तरह से कहा जाता है कि मतलब जो नक्सलाइट है ना उनका कैपिटल है, कैपिटल का हेडक्वार्टर बोल दो, हेडक्वार्टर ऑफ नक्सलाइट्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नक्सलाइट्स रहते हैं, ठीक है। तो इसी को मतलब जो CRPF है या छत्तीसगढ़ की जो पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स है उन्होंने इसको घेर रखा है चारों तरफ से, ताकि इसमें मतलब जैसे कि मतलब हमारे अमित शाह जी का एक वो था, विजन था ना कि 2026 तक हम लोग मतलब पूरा नक्सलाइट खत्म कर देंगे, है ना। 2026 एक बार डेट कंफर्म कर लीजिए दोस्तों। तो मतलब एक था कि मतलब नक्सलाइट को खत्म करना, तो उसी के तहत ये ऑपरेशन चलाया गया और ये इसको घेरा जो है, उस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। बाकी वही नक्सलाइट्स को खत्म करना। फिर 7th करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा। 86 चेस ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं? श्री हरि LR। कौन बने 2025 में? श्री हरि LR, ठीक है। उसके बाद 8th करंट अफेयर आपका जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। क्या थीम है इस बार की? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बस इसी जान लीजिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यही करवाता है इस डे को, है ना, इसी ने स्टार्ट करवाया था। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, ठीक है, ये एक NGO है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, 18 मई को ही हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ठीक है। और इसको कन्फ्यूज मत होइएगा, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं, पर वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम लोग कब मनाते हैं? 18 मई को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है सकुराजिमा वोल्केनो। ये है कहाँ पे? ये दोस्तों जापान के क्यूशू आइलैंड में है। 3 आइलैंड में डिवाइड है ना जापान, क्यूशू आइलैंड। रुकिए मैं मैप में दिखाता हूँ आपको, है ना। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत महान, यहीं से हम लोग जब यहाँ से चलेंगे सीधे सीधे तो यहाँ पे हमारा जापान आ जाएगा। तो जापान का ही ये क्यूशू आइलैंड, ये वाला इस तरफ यहीं पे है ये वोल्केनो, ठीक है दोस्तों। क्यूशू आइलैंड पे है जापान के, ठीक है। तो किस लिए मतलब ये न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ पे हमारे इसके आसपास के एरिया में इमरजेंसी घोषित की गई, क्योंकि यहाँ पे विस्फोट देखा गया एक, ठीक है। ये एक एक्टिव मतलब वोल्केनो है, ठीक। और उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों एक देश एक धड़कन। ये क्या है दोस्तों? जैसे कि अभी जो भारत इंडिया और पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई थी ना वॉर, उसके तहत एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। ऐसे तो सारे देश को पता है, लोगों को अवगत कराने के लिए पता है, बस एक तरह से मतलब यूनिटी पैदा मतलब दो लोगों को साथ लाने के लिए, एक यूनिटी बनाने के लिए इस प्रोग्राम को मतलब इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू किया क्या जाएगा? मतलब कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, पर इसको जो मतलब लीड करेगा ना, जो इसको स्टार्ट मतलब आगे ले जाएगा, वो है ASI एस्ट्रोनॉम, मतलब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा? जितने भी हिस्टोरिकल फेमस मोनूमेंट्स हैं उनको मतलब सजाया जाएगा तिरंगे के रंग में, ठीक है। और 100 दिन का कैंपेन है ये,
ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करंट अफेयर है। कल फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हाँ, ओके बाय।